अब आ चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ 1864 में गोल्डबर्ग और वेज नामी साइंटिस्ट ने दिया था। अच्छा, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें जिन जो दो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वो ये कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी सब्सटेंस के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो होते हैं वो उसकी इस मकदार को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और इसी तरीके से कि सब्सटेंस रिएक्ट कब करते हैं, वो कोलिजन से रिएक्ट करते हैं। और ये कोलिजन बढ़ते कब हैं कि जब जितनी ज़्यादा मकदार हम सब्सटेंस की रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा मकदार लेंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, यानी रिएक्शन हमारा ज़्यादा होगा, तेज़ होगा। ठीक है, तो अब यही जो गोल्डबर्ग और वेज है, इन्होंने अपने इस लॉ में, लॉ ऑफ मास एक्शन में, इसी बात को बताने की कोशिश की है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है और उसकी जो रफ्तार होती है उसके उस रिएक्शन में शामिल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी कहने का मतलब ये है, ये लॉ ये कहता है कि आप जितने ज़्यादा मकदार लेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, उतने ज़्यादा जो है तेज़ रिएक्शन होगा। क्यों? उसके पीछे वजह क्या है कि जितना आप ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेंगे उनके दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होंगे। जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो फिर उनका रिएक्शन करने की रफ्तार भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और फिर वो ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही इनका लॉ है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो उसमें शामिल सब्सटेंस की एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिएक्शन करने की रफ्तार। यही इसका लॉ है। इस लॉ में इन दोनों साइंटिस्ट ने यही बताने की कोशिश की है कि आप जितना ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लेंगे या जितना ज़्यादा उनका एक्टिव मास लेंगे आप, उतना ज़्यादा उस रिएक्शन की रफ्तार होगी, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा और वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लेंगे उनके दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होगा। उसके बैक की जो केमिस्ट्री है, यानी क्यों हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्यों तेज़ हो जाएगा, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उनके दरमियान में सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जब सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगी और फिर रेट भी बढ़ जाएगा। यहाँ अब हम इस लॉ को प्रॉपरली डिफाइन भी कर देते हैं कि द रेट एट विच आ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कोई भी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के। जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा रेट भी क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल यानी उसी के मुनासबत से बढ़ेगा। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। और उस केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार है प्रोडक्ट बनने की वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, अब इस लॉ का हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, यानी इसी जो लॉ को अभी हमने वर्डिंग में लिखा है इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन में ले आएंगे। ठीक है, तो उसको लेके आने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्सेबल हम रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट करें कि ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है जिसमें ए के कोई सब्सटेंस है ए और उसके एम मोल हैं, बी कोई सब्सटेंस है रिएक्टेंट का और उसके एन मोल हैं। ठीक है, सी कोई मतलब प्रोडक्ट बन रही है, सी कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसके एक्स मोल हैं, और वाई कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसके डी कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसके वाई मोल्स हैं। डबल एरो शो कर रहा है इस बात का कि रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल है। ए और बी पहले सी और डी बनाएंगे फिर यही रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा, यानी प्रोडक्ट फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सी और डी फिर से ए और बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो गोल्डबर्ग और वेज ने यही काम किया था कि एक रिवर्सेबल रिएक्शन के ऊपर एक्टिव मास का इफ़ेक्ट देखा था कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम एक्टिव मास बढ़ाएं, या तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का, तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसी बात को उन्होंने एक लॉ की सूरत दी और फिर इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। अब जब ए और बी रिएक्शन कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, और वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। जब सी और डी रिएक्शन करके
दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे यानी कि बैकवर्ड जाएंगे तो हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। तो अब इसी का हम मैथमेटिकल नोटेशन इस तरीके से, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है तो यानी ए और बी कन्वर्ट होने किसमें, सी और डी में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अभी फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पर। जितनी ज़्यादा ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से सी और डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जब रिएक्शन रिवर्स करेगा तो सी और डी की जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा रिएक्शन, यानी कि उतना ज़्यादा रिवर्स रिएक्शन होगा। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। रेट हम इसको मैथमेटिकली, यानी जो हमने अभी कहा कि ए और बी रिएक्शन कर कर क्या बना रहे हैं, सी और डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए के मतलब मकदार यानी एक्टिव मास ले लिया और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हम सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म के अंदर लिखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट मतलब उसके ऊपर पावर के फॉर्म में कह लें। ठीक है, इस तरह से जो बी के नंबर ऑफ मोल्स थे एन, उसको बी की पावर बन गए। ठीक है, अच्छा, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ इक्वल की साइन आती है और कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। कांस्टेंट क्या है, ये के जो है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है और एफ हमने इसलिए बना दिया क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, वो कंडीशंस होती हैं जिन पे कोई रिएक्शन हो रहा होता है, यानी टेम्परेचर क्या है, ठीक है, प्रेशर कितना है, किस माहौल में यानी का काम हो रहा है, उन सब की हम क्या कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर कर एक वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई इन कंडीशंस को कांस्टेंट रखकर ये रिएक्शन किया जा रहा है। तो ये कांस्टेंट उन वैल्यू के ऊपर कंसिस्ट होता है, यानी कि उन कंडीशंस को बयान कर रहा होता है कि भाई इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर रखकर हमने ये काम किया और उसकी हम क्या कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कांस्टेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शन उठाएंगे तो के आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको के एफ से डिनोट कर दिया। जब सी और डी बन जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है फिर ये रिएक्शन बैक कर जाएगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स या बैकवर्ड बात एक ही है। बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी के। यहाँ पर सी के जो नंबर ऑफ मोल थे उसको हमने पावर की फॉर्म में या सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में हमने ले लिया। यहाँ डी के जो नंबर ऑफ मोल्स थे y, उसको हमने पावर बना दिया। ठीक है, अब यही बात कि साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा तो इक्वल की साइन आ जाएगी और रेट कांस्टेंट आ जाएगा, यानी वो कंडीशंस आ जाएंगी जिनके ऊपर आपका रिएक्शन रिवर्स हुआ, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसका हम मैथमेटिकल एक वैल्यू आ जाती है। क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन है इसलिए हम इसको के आर से डिनोट कर देते हैं। आर बना दिया हमने स्मॉल कि भाई रिवर्स रिएक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो ये कंसनट्रेशन हो जाएगी सी की और इसके नंबर ऑफ मोल एक्स, इस तरह से डी की कंसनट्रेशन और इसके नंबर ऑफ मोल y। अब चूंकि क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले ए और बी कन्वर्ट हुए सी और डी में, फिर यही सी और डी अब बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे तो ए और बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये वक्त उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम डेवलप ना हो जाए। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है, तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अभी हमने यहाँ देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड किसके बराबर है, कंसंट्रेशन यानी के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी के। तो हम यहाँ पर अगर इसे पुट कर दें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर है, फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इसके मोल्स एम कंसंट्रेशन ऑफ बी इसके मोल्स एन बराबर है किसके, के आर यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी इसके मोल है एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ डी इसके मोल्स हैं वाई। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं सी क्या कहते हैं के आर को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा क्या, के एफ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें, के एफ अपॉन
KR विल बी, इसी तरीके से ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये A और B उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने लगेगा। ठीक है, इस KR को हम इधर ले गए तो ये इस KF से डिवाइड करने लगा, इस A और B को जो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड करने लग जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C X, कंसंट्रेशन ऑफ D Y, कंसंट्रेशन ऑफ A नंबर ऑफ मोल्स M, कंसंट्रेशन ऑफ B नंबर ऑफ मोल्स N। एट एक्विलिब्रियम, जो कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, इन दो का जो रेशो है वो एक तीसरे कांस्टेंट के बराबर होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन शॉर्ट इसे KC कहते हैं। तो इन दो रेट्स का, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को हमने एक तीसरे कांस्टेंट, यानी इस रेशो को हमने एक तीसरे कांस्टेंट से बदल दिया जो कि कहलाता है KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि बराबर है रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और यही इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आगे हमने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। इसी एक्सप्रेशन को वर्डिंग में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज KC इज द रेशो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारा तमाम तर कंसर्न जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है, क्योंकि वही वो पोजीशन होती है जहाँ पर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन का। जब ये सवाल आएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्क्राइब करें और इसका एक्सप्रेशन आप क्या कहते हैं ड्रॉ करें या एक्सप्रेशन को ड्राइव करें, तो वहाँ पर आपने ये तमाम तर डिटेल्स देनी होंगी। ठीक है, पहले लॉ लिखेंगे और उसके बाद इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है 4 दिसंबर 2020 और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर 6 दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर 5 हमने लास्ट क्लास में अपना फिनिश किया है और अब हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इसके टर्म्स और जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे दे आर वेरी न्यू टू यू। यानी कि आपने इसका शायद 9 की केमिस्ट्री में टच भी ना पड़ा हो। ठीक है, तो न्यू है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप कि आप इसे एंजॉय करें। अच्छा जी, जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? एक्सटेंट का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन की हद, प्रोसीड होने की, यानी वो किस हद तक कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो उस बुनियाद पर, यानी कि रिएक्शन की प्रोसीडेशन की बुनियाद पर हम रिएक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेस ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सटेंट, यानी किस हद तक कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Number 1 is irreversible reaction and number 2 is reversible reaction। ठीक है, 1 बाय 1 करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की। वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कहलाते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, एंड वो कम्प्लीटली क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने 100 ग्राम कोई रिएक्टेंट लिया और वो 100 का 100 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन या ये जो रिएक्शन होते हैं ये 1 वे रिएक्शन कहलाते हैं। 1 वे का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाली, और इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, यानी सिंगल एरो और डबल हेडेड। ठीक है, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो
रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, जो भी बचा वो जो भी बना वो सब प्रोडक्ट बन गए। तो ये क्या होती है, एक डायरेक्शन में रिएक्शन चलते हैं, बस एक डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहे हैं और वो रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अब मिसाल के तौर पर हमने क्या करें, सोडियम क्लोराइड लिया और उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीटमेंट दी, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना लिया। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमको रिएक्टेंट कंटेनर में जो जिन बर्तनों में हम काम कर रहे होंगे उसमें सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हमने स्टार्ट में ये लिया था और वो सब कन्वर्ट हो गया किसमें, सोडियम नाइट्रेट में और सिल्वर क्लोराइड में। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, और हमने एक ब्लेंडर लिया, उसके अंदर हमने दूध डाला, केले डाले, चीनी डाल के हमने शेक बना लिया, ठीक है। अब नई चीज़ बन गई, उसमें अब बनाना शेक है, अब उसमें दूध और केला नहीं है, ठीक है, एक नई चीज़ बन गई, ठीक है। हम इस तरह से क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं, दूध में चावल लेके मैश कर देते हैं, सही है, और वो उसको अच्छी तरीके से पका लेते हैं, ठीक है, खीर बन जाती है। अब क्या वो खीर वापस से रिवर्ट हो सकती है, दोबारा से पलट सकती है कि उसमें से आप चावल बाहर निकाल दें या दूध बाहर निकाल दें, या आपने जो बनाना शेक बनाया हो उसमें से आप क्या करें, दूध बाहर निकाल लें, केले बाहर नहीं, कंप्लीट का कंप्लीट एक रिएक्शन हो गया और एक नई चीज़ बन गई, ठीक है ना। इसी तरीके से हम चाय बनाते हैं, चाय के पानी में हम दूध मिला देते हैं, एक नई चीज़ बन गई चाय, ठीक है। अब उसमें से हम दोबारा से कहवा और मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये कैसे रिएक्शंस हैं, इर्रिवर्सिबल, वन वे डायरेक्शनल। ऐसे रिएक्शंस का एक्सटेंट क्या है, यानी किस हद तक वाक़ हो रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे वाक़ हो रहा है, उनका एक्सटेंट कंप्लीट एक्सटेंट है कि भाई वो मुकम्मल तौर पर वाक़ हो रहे हैं और रिएक्टेंट कंप्लीट का कंप्लीट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। इसी चीज़ को हमने यहाँ वर्डिंग में बयान भी कर दिया कि द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर वन वे रिएक्शंस। अब बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो कभी कंप्लीट नहीं होते, जिनमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं कंप्लीटली, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 100 ग्राम कोई रिएक्टेंट लिया और उसमें से सिर्फ 60 ग्राम क्या हो सका, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सका, बाकी जो 40 ग्राम रिएक्टेंट है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में ही कंटेनर के अंदर, बर्तन के अंदर मौजूद रहेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो सकें वो क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ये 2 डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं या 2 वे रिएक्शंस होते हैं, जिनमें पहले, यानी कि इसको ऐसे कर लें कि ये रिएक्टेंट है, जैसे ये रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, ठीक है, और फिर से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ये जो प्रोडक्ट बनी ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगी किस में, रिएक्टेंट में। तो इनको हम 2 एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आगे की तरफ जाने वाला एरो है ये कहलाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और फिर जब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है तो इसको हम दूसरे यानी कि बैकवर्ड जाने की डायरेक्शन वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हेड बैक साइड पे होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इन रिएक्शंस में, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शंस होते हैं, 2 तरह के रिएक्शंस काम कर रहे होते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, फिर बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रोडक्ट में। तो अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, फिर यही प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो रही है किसमें, रिएक्टेंट में। तो जिस वक्त ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा यानी रिवर्स होगा रिएक्शन, तो यही प्रोडक्ट फिर क्या बिहेव करने लगेगी, एज ए रिएक्टेंट। और जब ये प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट बिहेव करने लगेगी और फिर से रिएक्टेंट बना लेगी, तो अब यही रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो हम ये कहते हैं कि इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज़ बनी फिर वो वापस से बैक कर गई, जिस वक्त वो बैक करने लगेगी तो यही प्रोडक्ट फिर क्या कंसिडर हो रही होगी, रिएक्टेंट के तौर पर। तो हम इनको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शंस विच नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, यानी जो कभी कंप्लीट नहीं होते, एंड इन विच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी बैक वक्त होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर 2 वे रिएक्शंस एंड हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्योंकि
पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, फिर यही प्रोडक्ट फिर किस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए ये जो डबल एरो है ये इस बात को शो कर रहे होते हैं कि रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर जो हमारी बहस रहेगी वो इन्हीं रिवर्सिबल रिएक्शन से रहेगी, क्योंकि नेवर एंडिंग रिएक्शंस हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो इन्हीं रिएक्शंस में कई सारे इस तरह के टर्म्स और कॉन्सेप्ट आएंगे जो उससे पहले हमने कभी नहीं पढ़े। ठीक है, तो अभी हम उसी को कंसिडर करेंगे। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। एग्जांपल में जैसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है बुनियादी तौर पर। इसमें कंपाउंड बन रहा है ईस्टर। ठीक है, ये जो कंपाउंड बन रहा है ईस्टर कैसे बनता है कि एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है, इसे ईस्टर कहते हैं। और ईस्टर बनने के अमल को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। जब ईस्टर और वाटर बन जाते हैं, ये ईस्टर बन रहा है इसमें। इस कंपाउंड का नाम है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बुनियादी तौर पर। इसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, ईस्टर बनता है और वाटर ये वापस से रिएक्शन बैक कर जाता है, तो फिर से एसिड और अल्कोहल बना लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी एग्जांपल है डिसोसिएशन रिएक्शन की। कुछ कंपाउंड हैं जैसे लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड एक कंपाउंड है। ठीक है, गैसियस कंपाउंड है और ये डिसोसिएट होता है यानी टूट जाता है किसमें, आयोडीन गैस के अंदर और हाइड्रोजन गैस के अंदर। जब ये दोनों गैसेस दोबारा से आपस में मिलती हैं तो फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। इसी तरीके से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक कंपाउंड है, इसको भी जब इसको हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। जब जैसे ये बनते हैं वापस से ये रिएक्शन बैक कर जाता है और फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देता है। मज़ीद एग्जाम्पल देखिए, तीसरी एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सिंथेसिस भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन या सिंथेसिस बात एक है। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसको कहते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर साइंटिस्ट नेम है जिसने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था। तो इस प्रोसेस में होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करती हैं और बना लेती हैं अमोनिया गैस। जैसे ही अमोनिया बनती है वापस से रिवर्स कर जाती है और दोबारा से डिसोसिएट हो जाती है किसमें, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। इसी तरीके से फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेज आता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस का प्रोसेस है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में ही है। ठीक है, इसकी डिटेल आप वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पर उसमें एक स्टेप आता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है तो फिर वापस से ये रिएक्शन बैक कर जाता है और दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाती है। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको आपने जहन में रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि इनमें से कौन से एग्जांपल्स जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की हैं। अब इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the heat evolved or absorbed in a given reaction must be independent of the particular manner in which the reaction takes place. It depends only on the initial and the final state of the system. ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम यानी कि और इसको कैसे बयान कर सकते हैं कि भाई फॉर अ केमिकल रिएक्शन द चेंज ऑफ इंथैल्पी इज सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मोर देन वन स्टेप। ये तो हो गया कि भाई रिटर्न में हमने इसको कैसे लिखना है और वो। अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली भी बयान कर लेते हैं कि भाई मैथमेटिकली हमने कहा कि जो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी है विल बी इक्वल और द सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मोर देन वन स्टेप। यानी और अगर वो स्टेप्स में होगा तो जितने भी स्टेप्स में जो एंथैल्पी चेंज आ रहा होगा उन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो नेट चेंज हमारे पास यानी टोटल चेंज आ जाएगा। और दैट विल बी इक्वल, अगर वो वन स्टेप में हो रहा है वो वन स्टेप के बराबर ही। अगर कोई रिएक्शन यानी कि एक स्टेप में हो रहा है तो जो उसका टोटल एंथैल्पी चेंज बनेगा, और वही रिएक्शन अगर स्टेप वाइज डिफरेंट प्रोसेस से होकर हो रहा है मुख्तलिफ स्टेजेस में, तो अगर हम सबका हम ऐड कर देंगे तो वो बराबर आ जाएगा उसी एंथैल्पी चेंज के जो कि वन स्टेप में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसे कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन का लॉ कह रहे हैं। यानी कि अगर हम समेशन का मतलब जमा करना, अगर हम उन स्टेप में कंज्यूम या इवॉल्व होने वाली एनर्जी को ऐड कर देंगे तो वो बराबर होगी टोटल एंथैल्पी चेंज के। इसको मिसाल के तौर पर हम ऐसा समझ लेते हैं कि एक कोई रिएक्शन है और वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, यानी
एक रिएक्शन, एक प्रोडक्ट बनने जा रही है, ए जो है वो उसका रिएक्टेंट है और वो एक डायरेक्ट वन स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है डी प्रोडक्ट में। फ़र्ज़ ये किया कि इस ए से डी में कन्वर्ट होने में, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट में कन्वर्ट होने में कोई 10 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम होती है। ये वन स्टेप में है, डायरेक्ट स्टेप में, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को अगर हम स्टेप वाइज कर लें, यानी ऐसे कि ए पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है, फिर बी प्रोडक्ट जो है वो सी में कन्वर्ट होती है, और फिर सी जो प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट होती है डी में। ये डायरेक्ट मेथड था ए से डी, और स्टेप वाइज इसका कैसा है कि ए पहले बी में और फिर बी सी में। फ़र्ज़ किया कि ए से बी तक जाने में 3 किलो जूल एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब कंज्यूम होती है। बी से सी तक जाने में मज़ीद 3 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम होती है, और सी से डी तक जाने में 4 किलो जूल कंज्यूम होती है। तो अब इसी रिएक्शन का हम जो नेट एंथैल्पी चेंज, और जो नेट एंथैल्पी चेंज है वो कितना 10 किलो जूल, जो वो फर्स्ट स्टेप के अंदर यानी डायरेक्ट मेथड के अंदर हो गया, और जो ए से बी और बी से सी और फिर सी से डी में जा रहा है ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू, इसको आप कह लें ए से बी में कि डेल्टा H1 है, बी से सी में जो एंथैल्पी चेंज आया उसको हम कह देते हैं कि डेल्टा H2 है, और सी से डी में जाते हुए जो 4 किलो जूल एनर्जी हुआ है इसको हम कर देते हैं कि ये डेल्टा H3 है। तो नेट एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के, और डेल्टा H1 कितना है हमारा 3, ठीक है, और ये भी कितना है 2, कितना है वो भी 3, और 4 कितना है ये सी से डी तक जाते में 4, तो टोटल कितना आ गया वही 10 किलो जूल। यानी कि यही बात ये लॉ कह रहा है कि चाहे रिएक्शन जो है वो स्टेप में हो रहा हो या डायरेक्ट मेथड कोई ऐसा पाथ के थ्रू हो रहा है कि डायरेक्ट वन स्टेप में हो रहा है, तो जो नेट एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड टू द स्टेप वाइज समेशन ऑफ द हीट। मैं इसे बहुत कमाल का लॉ कहती हूँ कि ये जो लॉ है ना ये ज़िंदगी को समझने में भी बड़ा हेल्प करता है, और ये बताता है, ये लॉ हमें समझाता है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। यानी कि अगर हम सक्सेस के लिए या किसी काम को करने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। किसी काम को भी होने में जितनी एनर्जी कंज्यूम होनी है वो होकर रहेगी, चाहे आप उसे इस एक स्टेप में करें या कई सेवरल स्टेप्स के अंदर करें, हमेशा जो टोटल एनर्जी इसका कंज्यूम होना है वो होकर ही रहेगा। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। अब हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि किसी जगह जाना है तो वो क्या करते हैं एक शॉर्टकट वे लेते हैं कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा फ्यूल कम खर्च होगा, टाइम बच जाएगा और हम पहुंच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो समझ लें एनर्जी है। मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर देखते हैं कि जब कोई शॉर्टकट वे होता है, भाई किसी नदी के रास्ते जाना है या किसी पुल के ऊपर से जाना है या किसी कच्चे रास्ते से जाना है, अब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, फ़र्ज़ कर लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और उसमें आपका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके 10 किलोमीटर तक जाने में आपका 1 लीटर पेट्रोल अगर कंज्यूम होता है, ठीक है। अब आप किसी शॉर्टकट रास्ते से चले जाते हैं, ठीक है भाई, आपने उसको फ़र्ज़ करें कि 10 किलोमीटर जाने में आपको अगर 20 मिनट्स लगते हैं और आप किसी शॉर्टकट से जाते हैं तो वहाँ आपको 17 मिनट या 18 मिनट या 15 मिनट आपको लग जाते हैं, लेकिन आप जा कैसे रहे हो, आप कच्चे के रास्ते से जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना। तो बज़ाहिर तो आपको ऐसा लगेगा फ्यूल बच गया मेरा, ठीक है ना जी, मैंने ये तो 15 मिनट में कवर कर लिया, वो फ्यूल जो कि 20 मिनट में खर्च होना था अब वो 15 मिनट में खर्च हुआ है, मतलब 15 मिनट के हिसाब से खर्च हुआ होगा तो हो सकता है 1 लीटर से कम खर्च हुआ हो, जबकि ऐसा नहीं होता। जहाँ आपने जो फ्यूल बचाया होता है वो जब आप कच्चे रास्ते से जाते हो तो वो जो इंजन पे एक ज़ोर पड़ता है, आपने वहाँ तो टाइम सेव कर लिया लेकिन इंजन की सर्विस में जो टाइम लगेगा और इंजन की सर्विस में जो पैसा लगेगा तो हो गया ना
बराबर हो जाएगा। जो एनर्जी आपने बचानी चाहिए वो पैसे की सूरत में जाके, यानी फ्यूल बचाना चाहा वो इंजन की सर्विस में जाके लग जाएगा। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ये हीट ऑफ समर्शन का जो लॉ दिया ये हेसिस ने, बड़ा कमाल लॉ है। और मज़े की बात, जो टाइम उसने बचाया था शॉर्टकट इसलिए कि जल्दी पहुंच जाएगा, अब वही टाइम वो गाड़ी की सर्विस लगाने में इस्तेमाल कर लेगा। जी, अब हमने देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम गिवन डेटा ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि किसी कंपाउंड की हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे मालूम करना है दी गई इक्वेशंस के ज़रिए। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया है जो कि कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 एट 25 सेंटीग्रेड फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। अब डेटा में वो क्या देंगे, हमें केमिकल इक्वेशंस देंगे। अच्छा जी, ये है मीथेन जो कि किससे बन रही है, 1 मोल कार्बन और 2 मोल हाइड्रोजन लेकर जब ये रिएक्शन करेंगे तो उससे बन रहा है मीथेन। अब इस मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने मालूम करनी है, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब इसको मालूम करने के लिए हमें ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन में कार्बन 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन या जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है वो ये है। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन में हाइड्रोजन 1/2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है एक, और इसकी जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है इस रिएक्शन की वो ये है 286 किलोजूल पर मोल। और फिर तीसरी इक्वेशन में मीथेन का एक मॉलिक्यूल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रहा है, और इस रिएक्शन का चेंज ऑफ एंथैल्पी जो बराबर है वो है -890.34 किलोजूल पर मोल के। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को यूज़ कर इस रिएक्शन तक पहुंचना है और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। हम क्या करेंगे, इन्हीं रिएक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर हम इस तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को नंबर दे देना है। फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, जो पहली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है इसको इक्वेशन 2, और जो तीसरी इक्वेशन दी हुई है इसको इक्वेशन 3 का नंबर हमने दे देना है। ठीक है, अब आप दोबारा से आएँ अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन पे। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ एडिशन कर 1 मोल। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशन में से देखना है कि कार्बन हमें किस इक्वेशन से हासिल हो रहा है। तो कार्बन हमें इक्वेशन नंबर 1 से, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लगाई है उससे हासिल हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल रहा है, हाइड्रोजन हमें इक्वेशन 2 से मिल रहा है। ठीक है, ये रहा इक्वेशन 2 और इसमें से, लेकिन रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2 मोल्स हाइड्रोजन है, जबकि गिवन इक्वेशन में कितना हाइड्रोजन मौजूद है, 1 मोल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को, जिसको हमने 2 का नंबर दिया हुआ है, इस इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 2 मोल हाइड्रोजन की क्या हो जाए, हासिल हो जाए। अच्छा, फिर देखें कार्बन एक अलग इक्वेशन में मौजूद है, हाइड्रोजन एक अलग इक्वेशन में मौजूद है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 यानी कि जो इक्वेशन आएगी उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से इस बात को कि सॉल्यूशन के लगा दें कि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन को मैं इन शॉर्ट EQ लिख रही हूँ, इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो जो इक्वेशन 2 है हमारी, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। ये आ गई इक्वेशन 2 हमारी, H2 प्लस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन और ये H2। ठीक है, और इसका जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कितनी है, वो भी हम देख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन मोल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, प्लस जब हम इस 2 को इस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन
O2, यानी कि ये 1/2 का मतलब है हाफ है। हाफ को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 1 को आमतौर पर हम इक्वेशन में मेंशन नहीं करते क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 है। ठीक है, फिर ये एरो, फिर इस 2 को इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा एच की वैल्यू यानी कि पूरी इक्वेशन विद डेल्टा एच की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब ये -286 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 572 किलो जूल पर मोल। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 4 का नाम दे दीजिए। ठीक है जी, क्योंकि 3 तो जो डेटा की इक्वेशन थी वहाँ हमने इनको 1 2 3 का नंबर दे दिया था। अब जो इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई इसको हमने इसको 4 का नाम दे दिया। अब देखिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट साइड के ऊपर चाहिए एक जगह, तो और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग उसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम इनको एक जगह करने के लिए इक्वेशन 1 और ये जो अभी हमारी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन 4 आई है इनको ऐड कर देंगे और इसे लिखेंगे भी कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 और 8 को ऐड कर, तो यह हमने इक्वेशन 1 लिख ली। ठीक है, और फिर जो इक्वेशन 4 थी वो, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, जो रिएक्टेंट वाली साइड के ऊपर जो चीज़ें होंगी वो रिएक्टेंट साइड के ऊपर ऐड होंगी और जो प्रोडक्ट साइड के ऊपर चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट साइड पे, और इसी तरीके से डेल्टा एच की वैल्यू भी ऐड हो जाएंगी। तो पहले लिख लेते हैं जनाब, ये ऐड हो रहे हैं जाने कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन ऊपर मालिक्यूल है ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन मालिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर प्लस ये 2H2, ये देखें तमाम रिएक्टेंट वाली चीज़ें रिएक्टेंट, चूँकि दोनों एक जैसे मालिक्यूल थे तो ये 2O2 हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ऐड हो रहे हैं, फिर प्लस जो प्रोडक्ट साइड पे चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट साइड पे आ जाएंगी, 2H2O। डेल्टा एच इसकी वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर वैल्यू आ रही है -966 किलो जूल पर मोल। अब ये जो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर कर जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दीजिए। ये इक्वेशन 5 हो गई। ठीक है, अब देखें जो इक्वेशन 5 आई उसमें कार्बन मौजूद है, 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है, 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन 5 आ गई। अच्छा, यहाँ आप दोबारा से डेटे में देखें तो जो इक्वेशन नंबर 3 को अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है ये दोनों इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो अब हमें जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और मीथेन है। अब जो इक्वेशन एक जो 3 है और ये जो 5 है, इनमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमने हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 5 में से इस इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल सके। तो इस चीज़ को हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। ये यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन नंबर अपनी 5 लिख ली और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर हमने 3 लिख ली। अब इसको इस 5 वाली इक्वेशन में से 3 वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीचे वाली को यानी कि थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन है वो सब नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस जो CH4 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ आप नेगेटिव की साइन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नेगेटिव साइन है इसकी तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो अब चूँकि जो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आ जाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव 2O2 नेगेटिव 2O2 से कैंसिल, ये पॉजिटिव 2H2O नेगेटिव क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव
कैंसिल। इसी तरीके से ये पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड ये नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड से भी कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा पीछे, ये कार्बन बचा प्लस ये 2 हाइड्रोजन बचा। ये CH4 जो मीथेन है वो रिएक्टेंट साइड के ऊपर है और हमें ये चाहिए कहाँ, ये हमें प्रोडक्ट साइड पे चाहिए और ये है किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो जब हम इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी साइन तब्दील हो जाएगी और ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव को हम मेंशन नहीं करते क्योंकि जब कोई साइन नहीं होती इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। और अब ये डेल्टा एच की वैल्यू भी इसी तरीके से। तो अब क्या है कि भाई ये माइनस है और इसमें से इस माइनस में से इस क्योंकि ये इसकी सिंबल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हम इस माइनस में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने इसमें से माइनस के 966 में से प्लस का 90.34 माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 75.66 किलोजूल पर मोल आ गया है। और ये इस CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो अब आप देखें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गई। हमने इसी को मालूम करना था ना, इसी को कि C कार्बन और 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 1 मोल मीथेन बना रहा था। तो और इसकी HF वैल्यू हमें मालूम करनी थी। तो ये HF वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम कर ली। इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन मालूम कर दी। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। सो बेसिकली करना क्या है कि हमने अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखना है और गिवन जो इक्वेशन है डेटा की उनको देखना है और हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करनी है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें शुरू में तो 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल थे जबकि गिवन इक्वेशन में 1 मालिक्यूल था। तो हमने क्या करा कि उससे पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर उस दोनों चीज़ों को यानी कार्बन को और हाइड्रोजन को हमें एक ही पोजीशन पे लेके आना था। तो उसके लिए हम दोनों को इक्वेशन को ऐड किया। फिर कुछ गैर ज़रूरी जो कंपाउंड्स थे उनको हमें हटाना था तो हमने उसको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया और अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन पा ली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज है जनाब 2 दिसंबर 2020। In previous lecture we have discussed application of Hess law of constant heat of summation और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम मालूम कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को अब कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है और फिर इस लॉ को अप्लाई करते हुए हम किसी रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को। सो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली ये हीट की वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं या इवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए वो जो हरारत की मकदार को जज़्ब करते हैं या ख़ारिज करते हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये कन्वर्ट होने किस में, प्रोडक्ट में। अब इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए जो भी हीट चेंजेस आएंगी एब्जॉर्प्शन के हवाले से या इमिशन के हवाले से, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको डेल्टा एच से शो करते हैं। यही डेल्टा एच की वैल्यू हमें बता रही होती है कि आइदर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। इसको हम डेल्टा एच या हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं जनाब रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। अगर ये नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उस एब्जॉर्ब होने वाली या इवॉल्व होने वाली एनर्जी से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। और इंटरनल एनर्जी में चेंज आने का मतलब है कि इंथैल्पी चेंज हो रही है। तो हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बेसिकली ये चेंज ऑफ इंथैल्पी है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट,
ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उस जो एंथैल्पी जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अमाउंट ऑफ जो भी हीट की अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है या खारिज हो रही है उससे क्या होगा कि सिस्टम की एंथैल्पी चेंज होगी। तो हम एंथैल्पी के इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी भी हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को, कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। दिस हीट ऑफ रिएक्शन टेल्स अस वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और करके हम कैसे लिख सकते हैं इसी को इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी, कि द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो जब कब हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एट 25 सेंटीग्रेड एंड 1 ATM ATM प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 25 सेंटीग्रेड जब होता है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन कंसीडर की जाती हैं। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो चेंज ऑफ एंथैल्पी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की। हीट ऑफ फॉर्मेशन को एच एफ यानी चेंज इन एंथैल्पी, और यहाँ पे छोटा सा एफ बना देते हैं कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात है। ये भी अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ही है, मगर एक ख़ास मकदार की, रिएक्टेंट की एक ख़ास मकदार जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है या एक ख़ास मकदार जब प्रोडक्ट की बन रही होती है तो उस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं उस सब्सटेंस की। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम बात करते हैं भाई, अब मास की तो मुख्तलिफ हमारे पास यूनिट्स हैं ना, हम ग्राम में भी करते हैं, हम किलोग्राम में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 टन करना हो, 1 टन, तो 1 टन क्या एक स्पेसिफिक अमाउंट है। 1 टन हमें पता है कि 1 टन कितने के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए, बनाने में जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि हरारत की वो मिकदार जो एक किसी सब्सटेंस का 1 मोल बनाने के लिए दरकार होती है या इवॉल्व होती है, खारिज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि उस जज्ब होने वाली या खारिज होने वाली तवानाई से उस सब्सटेंस की या केमिकल रिएक्शन के पूरे सिस्टम की क्या होगा, एंथैल्पी चेंज होगी। इसलिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी एंथैल्पी में वो तब्दीली जो कि किसी सब्सटेंस का 1 मोल बनाने पर आती है, यानी उसमें एंथैल्पी में जो तब्दीली आती है 1 मोल बनाने के लिए, उस होने वाली तब्दीली को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और करके हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, द चेंज ऑफ एंथैल्पी in terms of enthalpy, the change of enthalpy when 1 mole of substance is formed from its element is called heat of formation। ठीक है, तो heat of reaction और heat of formation में क्या फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क अमाउंट का है। ठीक है, यहाँ यानी कि जब हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ हम जनरल बात कर रहे होते हैं कि भाई किसी भी रिएक्शन में जो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि वो जो प्रोडक्ट बन रही है उस रिएक्शन में, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी अमाउंट को स्पेसिफिक कर दिया, और वो कितना, 1 मोल। कि भाई 1 मोल बनाने में जो हीट चेंज आएगा या जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसकी, उस सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरीके से एक और टर्म है दैट इज़ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इस हीट ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट की जाने वाली हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 25 सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पर जो भी
हम कैलकुलेशन करते हैं वो स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस कहलाती हैं। तो अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं एट दैट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज एट 25 सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो ये कुछ टर्म्स थी बिफोर गोइंग अहेड, जहाँ हमने अभी जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो एप्लीकेशन अप्लाई करनी है क्या हैसेस लॉ की। तो ये कुछ टर्म हमें पहले पता होने चाहिए कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। तो अगर एग्ज़ाम में इन तीनों में से किसी की भी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप अब एबल हैं कि आप उसे लिख सकें। अब रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ना है और उसमें जो नेक्स्ट टर्म जिससे हमारा बहुत वास्ता पड़ेगा और जो सबसे बेसिक टर्म है हमारी इन रिवर्सिबल रिएक्शन के रिगार्डिंग, वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। सारी गेम ही इसी इक्विलिब्रियम स्टेट की है इस पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो जब उसमें एक पॉइंट आता है ऐसा कि उस पॉइंट को हम कहते हैं कि भाई अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ गया। वो पॉइंट कब आता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्या कि कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है, और उसका इनिशियल तौर पर, इब्तदाई तौर पर हमारे पास 10 ग्राम्स है, ठीक है। और ये अभी हमने यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 ग्राम है, उस वक्त क्योंकि प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनी होगी तो वो ज़ीरो कंसिडर कर लिया। जैसे जैसे रिएक्शन करते हैं प्रोडक्ट बनना आपकी स्टार्ट होती जाएगी। फर्स्ट किया कि रिएक्टेंट ने रिएक्शन कर कर कोई 8 ग्राम प्रोडक्ट बना ली, ठीक, 8 ग्राम प्रोडक्ट बना ली। अब जब 8 ग्राम प्रोडक्ट बन गई तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना बचेगा, यकीनन 2 ग्राम, क्योंकि आपने 10 ग्राम लिया था, 8 ग्राम प्रोडक्ट बन गई, तो ये कितना बचा, 2 ग्राम। अच्छा, जैसे ही आपका ये 8 ग्राम प्रोडक्ट बनी, फौरी रिएक्शन क्या कर जाएगा, बैकवर्ड कर जाएगा। और अब हमने फ़र्ज़ किया कि इस 8 ग्राम में से 6 ग्राम वापस किस में चला गया, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब 6 ग्राम, मैं इसको रिवर्स रिएक्शन से बता रही हूँ, रिवर्स एरो से, 6 ग्राम वापस गया, तो अब आपका जो रिएक्टेंट है वो फिर से कितना हो गया, 8 ग्राम। जब 8 ग्राम रिएक्टेंट हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका अब जो प्रोडक्ट बची वो कितनी बची, 2 ग्राम। अब जैसे ही 8 ग्राम रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट फिर से रिएक्शन करेगा और फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा। फ़र्ज़ किया कि 6 ग्राम इस 8 ग्राम रिएक्टेंट में से वापस 6 ग्राम किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। ये अब इसको मैं फॉरवर्ड एरो से शो कर रही हूँ कि भाई 8 ग्राम में से अब वापस कितना चला गया, 6 ग्राम वापस चला गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, दोबारा से 8 ग्राम हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। फिर जब 8 ग्राम हो तो यहाँ पर कितना बचा, फिर 2 ग्राम बचा, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा से क्या हुआ, इस 8 ग्राम में से 6 वापस चला गया किस में, रिएक्टेंट साइड में। तो अभी दोबारा से कितना हो जाएगा, 8 ग्राम, और यहाँ कितना बचेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड दे आर नेवर एंडिंग रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप इस पूरे रिएक्शन पर गौर करें तो जब 8 ग्राम कन्वर्ट हो गया था प्रोडक्ट में, यहाँ 2 ग्राम रिएक्टेंट बचा जो कि अनरिएक्टेड फॉर्म में था। फिर क्या हुआ, 8 ग्राम में से 6 ग्राम वापस पलट गया किस में, रिएक्टेंट में। यहाँ कितना बचा, 2 ग्राम। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 ग्राम रिएक्टेंट का और 2 ग्राम प्रोडक्ट का, ये वो है जो बार बार आपके पास कांस्टेंट फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। और बाकी का जो 6 ग्राम है ये क्या है, बार बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि अगर हम देखा जाए तो 2 ग्राम जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रिएक्टेंट है और 2 ग्राम जो प्रोडक्ट बन गई है उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। तो अब ये जो 6 ग्राम है जो कि क्या कर रहा है,
बार बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, रिएक्शन को एक डायनामिक फॉर्म के अंदर कायम किए हुए, जिसकी वजह से रिएक्शन आपका स्टॉप नहीं हो रहा। डायनामिक का मतलब है कि वो कंटिन्यूस हरकत में है, कंटिन्यूस मॉलिक्यूल्स मोशन में है। अब इस सिचुएशन पे क्या होता है, हम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, क्योंकि ना तो आपके रिएक्टेंट की मकदार में कोई और इजाफा हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट की मकदार में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे बज़ाहिर लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है। वो जो 6 ग्राम का हेर फेर चल रहा है दोनों साइड्स के ऊपर, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन चूँकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मकदार में कोई खातिर ख्वाह इजाफा या कमी नहीं हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ जो 6 ग्राम के वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। हम ये कहते हैं, क्योंकि देखें वही 6 ग्राम वापस से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे कि जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, हम इसको ग्राफ के ज़रिए भी समझ सकते हैं। फर्स्ट करा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की। कंसंट्रेशन का मतलब है मकदार, कि उनकी जो भी मकदार होगी। फर्स्ट अब हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट की कोई ना कोई तो मकदार होगी। अच्छा, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट की मकदार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी मकदार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट आपकी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट की मकदार में भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आएगी और वो कांस्टेंट हो जाएगी। सो वो पॉइंट जहाँ पर इन, ये समझ लें आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। सो वो पॉइंट देखें, अब यहाँ से ये रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और ये कर्व, और फिर ये प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, और फिर एक वक्त ऐसा आया तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस स्ट्रेट होनी शुरू हुई हैं, वही पॉइंट आपका समझ ले, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है, और वो टाइम आपको पता लग जाएगा भाई इतने टाइम बाद इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो अब आप देखें, ये रिएक्टेंट की कम होती हुई मकदार और ये प्रोडक्ट की बढ़ती हुई मकदार, तो वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट बनती जा रही है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और फिर दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, यानी इनमें अब मज़ीद कोई तब्दीली नहीं आएगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक्स एक्सिस के पे जहाँ पर भी हम जैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जो टाइम आएगा वो हमारा कहलाएगा टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इन बातों की रोशनी में हम अब इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन द पॉइंट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। सो अब आप देखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है,
दो के इक्विलिब्रियम भी आ गया है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट कंटेनर के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कि इनकी मकदार में मज़ीद कोई इजाफा या कमी नहीं आएगी इस पॉइंट पर। अब लॉ ऑफ मास को समझने के लिए, मास एक्शन को समझने के लिए हमने पहली चीज़ तो देख ली कि कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब हमें ये भी बताना चाहिए कि हाउ सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, सब्सटेंस रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है कि हम दो चीज़ें मिलाते हैं और वो फिर एक नई चीज़ बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस कैसे रिएक्शन कर कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही होती है, तो यहाँ ये समझना है। तो जो पीछे वजह है किसी सब्सटेंस के रिएक्शन करने की, वो है उनका कोलाइड करना, उनका एक दूसरे के साथ टकराना। जब सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनके कोलिजन से बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं और फिर वो नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इनके कोलिजन्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ता है, यानी कि ये कोलिजन्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अब फर्ज करें कि ये हमने 3 कंटेनर लिए हैं, ठीक है, और इन सब कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, तीनों का सही। लेकिन और इस कंटेनर में 2 अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 12 मॉलिक्यूल्स हैं 2 डिफरेंट गैसेस के, इसमें कोई 20 मॉलिक्यूल्स हैं दो डिफरेंट गैसेस के, मैंने अलग कलर अलग कर दिया है, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। इसमें 30 मॉलिक्यूल्स हैं 2 अलग गैसेस के। अब आपका क्या ख्याल है, गैस के मॉलिक्यूल्स, अब यू नो दैट कि गैस के मॉलिक्यूल्स वो रैंडमली मोशन में होते हैं, वो हर वक्त मोशन में होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस भी होता है, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट में होते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। कंटेनर का आप वॉल्यूम देखें, तीनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इसमें कम है, इसमें उससे ज़्यादा है और इसमें उससे भी ज़्यादा है। तो इनमें अगर हम बात करें कोलिजन्स की, तो पहले बॉक्स के मुकाबले में दूसरे में, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इनमें टकराव क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि तीसरे वाले बॉक्स में टकराव या कोलिजन्स जो हैं वो दूसरे वाले बॉक्स से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें 30 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितना ज़्यादा टकराव होगा इन मॉलिक्यूल्स का, जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे ये आपस में, उतना ज़्यादा ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, क्योंकि इनके टकराने से ही बॉन्ड बनते या टूटते हैं और फिर बॉन्ड बनने या टूटने के नतीजे में हमारे पास नई प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन करने के पीछे जो वजह होती है वो उनका टकराना यानी उनका कोलाइड करना होता है, उनके कोलिजन्स होते हैं। तो जितने कोलिजन्स बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो हमारी बनेगी। और कोलिजन्स कब बढ़ेंगे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जब हम इनकी मकदार बढ़ाएंगे। हम वॉल्यूम क्या करेंगे, सेम रखें, और क्या करें, मकदार बढ़ाते जाएं इनकी, तो क्या होगा, इनके दरमियान में कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक स्ट्रीट है और उसमें हम, एक गली है जैसे, उसमें हम 10 बच्चों को रनिंग की रेस करवाते हैं, ठीक है ना, भागने का मुकाबला हो रहा है। एक दूसरी गली है, उसमें उतनी ही बड़ी यानी गली है और उसमें हम 50 बच्चों को रनिंग का मुकाबला यानी कि उनके दरमियान में करवाते हैं। और एक तीसरी गली है जिसमें हम 100 बच्चों को रनिंग का मुकाबला करवाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, किस गली में ज़्यादा बच्चों में कोलिजन होगा? यकीनन जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ ज़्यादा उनके दरमियान में टकराव होने के चांसेस हैं। तो टकराव होने से क्या होता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो ये अपनी एनर्जीज एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर ये एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं और उनकी पेनिट्रेशन से नई नई चीज़ें वजूद में आती हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी रिएक्शन कि हाउ मॉलिक्यूल रिएक्ट्स, ठीक है, व्हेन दे कम टू रिएक्ट, एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करने के लिए आते हैं तो क्या वजह होती है कि वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे वजह इनका कोलिजन होता है। और वो अच्छा, सारे कोलिजन जो हैं वो कामयाब नहीं होते कि सारे मॉलिक्यूल्स टकराने से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स कामयाब होते हैं जिनमें के पास इनफ एनर्जी होती है कि वो नई प्रोडक्ट में क्या हो सकें, कन्वर्ट हो सकें। तो जब मॉलिक्यूल्स नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऐसे कोलिजन्स को हम सक्सेसिव कोलिजन्स कहते हैं, कामयाब तसादुम या कामयाब टकराव। इसी लॉ को अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है,
ठीक है जी। अगर हम डायरेक्ट मेथड के हवाले से देखें, डायरेक्ट मेथड का मतलब है वन स्टेप मेथड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का बना देता है, प्लस इसमें वाटर का 1 मोल वाटर भी बनता है। और जो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी इस रिएक्शन में आता है वो है -90 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब अगर यही रिएक्शन हम स्टेप वाइज देख लें, यानी इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू देख लें, तो उसमें क्या है कि जनाब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर पहले एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दैट इज़ सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और इस स्टेप का जो डेल्टा H1 है दैट इज़ इक्वल टू -49 किलो जूल पर मोल। फिर ये सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा H2 जो है वो है -41 किलो जूल पर मोल, ठीक। तो अगर हम नेट एंथैल्पी चेंज निकालें इस रिएक्शन का, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, विच विल बी इक्वल टू -49 प्लस मतलब माइनस का 41, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 90 किलो जूल पर मोल आ गया ना। वही जो वन स्टेप में -90 किलो जूल था, स्टेप वाइज भी नेट एंथैल्पी चेंज जो है वो सेम ही रहेगा। अब आ जाते हैं कि इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ है। तो भाई इसका यूज़ यह है कि इस लॉ की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। उन रिएक्शंस की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो स्टेप वाइज में रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज आ रहा होगा, फिर उन सारे स्टेप्स के इंथैल्पीज़ को ऐड कर कर हम नेट इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। तो ये इस लॉ की एप्लीकेशन है या यूज़ है। इसी बात को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि भाई दिस लॉ helps to calculate heat of reaction and heat of formation of compounds in such cases where direct measurement is not possible, ठीक है जी। यानी कि इस लॉ को अप्लाई कर कर हम उन रिएक्शंस की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, यानी एक ही स्टेप में नहीं हो रही, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सवाल एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है भाई, ये इस तरीके से आता है कि डिस्क्राइब द हैसेस लॉ, तो आप पहले हैसेस लॉ बताएंगे विद एग्जांपल, यानी कि सवाल ऐसा आता है कि डिस्क्राइब हैसेस लॉ विद एग्जांपल एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन भी क्या करें, बयान करें। तो सबसे पहले तो आप लॉ लिखेंगे, लॉ लिखने के बाद फिर इसकी एग्ज़ाम्पल इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर इसके एग्ज़ाम्पल दे देंगे और एग्ज़ाम्पल के बाद इसकी एप्लीकेशन देंगे। तो अगर ये 4 नंबर का सवाल इस तरीके से आता है आपका, तो ये आपका फुली तौर पर हो जाएगा आपके, ठीक है। और फिर अभी जैसे हमने एप्लीकेशन में हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन की बात करी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको
ये भी बताऊंगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, और फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जी जनाब, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये बुक की एग्जांपल है एक्सरसाइज की, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6 एट 25 सेंटीग्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा की इक्वेशन क्या है कि 2 कार्बन के मोल्स 3 हाइड्रोजन के मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं C2H6 यानी इथेन, और इसकी हमें डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी, क्वेश्चन मार्क बना दिया। बाकी इसके अलावा जो 3 डेटा की क्वेश्चन दी हुई हैं उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर, और इथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है। सबसे पहले तो आप इन इक्वेशंस को जिनकी डेल्टा एच की वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको इक्वेशन नंबर दे दें। पहली वाली को इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब आप देखें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी उसमें कार्बन कितना है 2 मोल्स, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 3, जबकि गिवन इक्वेशन में देखा जाए जो इक्वेशन 1 दी हुई है हमने उसमें कार्बन 1 मोल है, तो हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड कितने 2 मोल्स, तो हम इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, जबकि जो गिवन इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन का कितना मोल है 1 मोल है। तो हम इस इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है उसको क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस बात को हम यहाँ पर लिख भी लेंगे कि अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन हमें कहाँ पे चाहिए, दोनों रिएक्टेंट साइड के ऊपर चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड पे करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 एंड देन ऐड। तो हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो बन गई ये 2 कार्बन, ऑक्सीजन के मालिक्यूल भी क्या हो गए 2 हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गए 2 हो गए, और जो डेल्टा एच की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई ट्वाइस हो गई। अच्छा, इसी तरीके से इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो 3H2 हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ पे हाफ मालिक्यूल था, जब हाफ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मालिक्यूल। तो 1.5 को हम कैसे लिखते हैं 3/2 करके, 3/2 ऑक्सीजन, ठीक है। और इसी तरह से वाटर का मालिक्यूल 3 हो गया और डेल्टा एच की वैल्यू थ्राइस हो गई, यानी इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया जब 3 से, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर ये इक्वेशन हमें हासिल हुई, ठीक है। 2 कार्बन जो रिएक्टेंट साइड पे थे उनको रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर दिया, जो प्रोडक्ट साइड पे थे उनको प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ बता दूँ कि 2 ऑक्सीजन और ये 3/2 1.5 ऑक्सीजन, तो 2 और 1.5 जब मिलेंगे तो 3.5 ऑक्सीजन के मालिक्यूल को हम 7/2 करके लिखेंगे। इसका मतलब है 3.5 ऑक्सीजन मालिक्यूल हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो कि ऐड करने के बाद आपको हासिल हुई, इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अभी तक इक्वेशन 3 इस्तेमाल नहीं हुई हमारी, और इसमें ही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि इथेन मौजूद है, और वो कहाँ मौजूद है रिएक्टेंट साइड पर। इसे हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 है इसमें से इस इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो इथेन है ये प्रोडक्ट साइड पे भी आ जाएगा। सेकेंड वन, जो एक्सेस मालिक्यूल्स हैं लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये भी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इक्वेशन हमने पहले 3 लिख ली, 4 लिख ली, क्योंकि 4 में से हमने 3 को माइनस करना है, ठीक है। पहले 4 लिख ली फिर 3 लिख ली। अब माइनस करना है तो जहाँ जहाँ जो इक्वेशन 3 की जो पॉजिटिव हैं सारे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये माइनस का C2H6, ये माइनस का 7/2O2, ये माइनस का कार्बन डाइऑक्साइड, ये माइनस का 3H2O, और ये इसी तरीके से इसके जो डेल्टा एच की वैल्यू है जो ये माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या कहते हैं जो सिंबल्स हैं वो उलट जाती हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है कि देखें 7H2O पॉजिटिव का और ये 7/2O2 यानी 3.5 मालिक्यूल से कैंसिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव का कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, ये पॉजिटिव 3H2O नेगेटिव 3H2O से कैंसिल। तो अब यहाँ क्या बचा 2 कार्बन प्लस 3H2, ये रिएक्टेंट साइड के ऊपर है हमारा C2H6, इसको हम प्रोडक्ट साइड पे ले जाएंगे, ये नेगेटिव है, तो जब ये प्रोडक्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा C2H6, और जो डेल्टा एच की वैल्यू है तो माइनस प्लस माइनस
तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये जब इसमें से हम इसको, ये माइनस के इसमें से प्लस का ये जाएगा तो आ जाएगा -85.368 किलो जूल पर मोल, दैट इज़ HF4 इथेन, और ये आपका आंसर है। तो आप देख लें, हमें रिक्वायर्ड थी ये वाली 2 कार्बन 3H2 और इथेन, ये हमारी यही रिक्वायर्ड चीज़, हमें इन्हीं इक्वेशंस को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके हमने हासिल कर ली अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन, और उसके ज़रिए हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लिया, जो कि हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते थे, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था। जो स्टेप में ये चीज़, ये रिएक्शंस हुए, उन्हीं स्टेप से स्टेप को हमने मैथमेटिकली यूज़ कर कर और ये बात हमें किसने बताई थी, हेस ने बताई थी, हेस ने बताई थी अपने लॉ के ज़रिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी हो गई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप बुक की एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, और जो 5 ईयर्स में क्वेश्चन आए उन्हें करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज है 8 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इस लॉ के जानिब आगे बढ़ेंगे। तो पहली जो टर्म है वो है कॉन्सेंट्रेशन, इसे एक्टिव मास भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ये मकदार होती है किसी सब्सटेंस की इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस की जो मकदार होती है एट अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना, किसी ख़ास वॉल्यूम पर, उसको हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर वी नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दैट इज़ H2, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो दिस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में पाई जाती है, H2 के फॉर्म में पाई जाती है, तो वो किसके बराबर है 2 ग्राम्स के, उसका यानी कि जो मास है, और ये 2 ग्राम बराबर है 1 मोल के, 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, अगर हम इसको 4 ग्राम कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 2 मोल्स के। ठीक है, अगर हम इसको 6 ग्राम कर दें तो ये हो जाएगा 3 मोल्स के। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसे 1 ग्राम कर दें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू हाफ मोल ऑफ H2 के। अब इन्हीं मोल्स को अगर हम एक ख़ास वॉल्यूम के ऊपर ले आएँ, लाइक 1 लीटर के कंटेनर में या 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में, फर्ज करें कि ये 1 लीटर का कंटेनर है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर कह लें आप। लीटर और डेसीमीटर क्यूब बात एक ही होती है, दोनों बराबर यूनिट्स हैं। अच्छा, इसमें हम क्या ले रहे हैं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस के इसमें मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, तो ये 1 मोल हाइड्रोजन जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में है, इसको हम कहेंगे कि ये 1 मोलर हाइड्रोजन है, यानी ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है कि भाई इस वॉल्यूम पर इतने मोल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा 1 मोलर। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं, इस तरह की। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बता रही हूँ तो ये है, और यहाँ पर ये कितने इसके बराबर है 1 मोलर, तो 1 मोलर को हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये, यानी कि मैं मोलर ना भी लिखूँ, सिर्फ 1 लिखकर इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दूँ, तो ये हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को बताती हैं। इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की जो मकदार होगी वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएगी कि भाई 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर या 1 लीटर वॉल्यूम पर उसके इतने मोल्स हैं या इतना एक्टिव मास है। अब इसी तरह का एक और कंटेनर कंसिडर करते हैं, लेकिन अब हम इसमें ले लेते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया 2 मोल्स। 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के ले रहे हैं तो यकीनन देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन की हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी 2, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब पे कितने हैं, अब 2 मोल्स हैं। इसी तरीके से एक और कंटेनर कंसिडर कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है, वही 1 डेसीमीटर क्यूब का है, लेकिन अब हम इसमें ले रहे हैं 6 ग्राम। 6 ग्राम का मतलब क्या है, 3 मोल्स। तो अब ये मॉलिक्यूल्स और बढ़ते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्या, वॉल्यूम हमने फिक्स करा हुआ है, दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो मोल्स बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इसकी मकदार बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसकी कंसनट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये है कि कंसनट्रेशन बेसिकली क्या होती है, कंसनट्रेशन होती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब पे किसी सब्सटेंस के जितने मोल्स होते हैं वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास कहलाता है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को समझने के लिए एक और मिसाल लीजिए। फर्ज करें हमारे पास ये 3 गिलास हैं A B C। इन तीनों ग्लासेस में 1 डेसीमीटर क्यूब पानी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। ये मैंने पानी का लेवल ये बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, A गिलास में 1 चम्मच नमक डला हुआ है, B गिलास में 2 चम्मच नमक डला हुआ है और C गिलास में 3 चम्मच डला हुआ है। तो विच वन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला हुआ, यकीनन C, क्योंकि इसमें 3 चम्मच नमक डला हुआ है। तो ये हम 3 चम्मच, 2 चम्मच या 1 चम्मच की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या करा, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, अमाउंट सॉल्ट की डिफरेंट डाल रहे हैं, और वही अमाउंट, ये मकदार हमें बता रही है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो हमें किसी सब्सटेंस की किसी खास वॉल्यूम पर मकदार को बताती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जनाब 1 मोलर सोल्यूशन है, ये 2 मोलर सोल्यूशन है, ये 3 मोलर सोल्यूशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन बता रही है ये इन सॉल्यूशंस की, जिसमें हमने इन ग्लासेस में जो पानी था जिसमें नमक डाला। ठीक है जी। तो अगर हम नेट एंथैल्पी चेंज निकालें इस रिएक्शन का, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, विच विल बी इक्वल टू -49 प्लस मतलब माइनस का 41। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 90 किलो जूल पर मोल। आ गया ना वही जो 1 स्टेप में माइनस 90 किलो जूल था, स्टेप वाइज भी नेट एंथैल्पी चेंज जो है वो सेम ही रहेगा। अब आ जाते हैं कि इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ है। तो भाई इसका यूज़ यह है कि इस लॉ की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। उन रिएक्शंस की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो स्टेप वाइज में रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज आ रहा होगा, फिर उन सारे स्टेप्स के इंथैल्पीज़ को ऐड कर कर हम नेट इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। तो ये इस लॉ की एप्लीकेशन है या यूज़ है। इसी बात को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि भाई दिस लॉ helps to calculate heat of reaction and heat of formation of compounds in such cases where direct measurement is not possible। ठीक है जी, यानी कि इस लॉ को अप्लाई कर कर हम उन रिएक्शंस की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, यानी एक ही स्टेप में नहीं हो रही, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सवाल एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है भाई, ये इस तरीके से आता है कि डिस्क्राइब द हैसेस लॉ। तो आप पहले हैसेस लॉ बताएंगे विद एग्जांपल, यानी कि सवाल ऐसा आता है कि डिस्क्राइब हैसेस लॉ विद एग्जांपल एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन भी क्या करें, बयान करें। तो सबसे पहले तो आप लॉ लिखेंगे, लॉ लिखने के बाद फिर इसकी एग्जाम्पल इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर इसके एग्जाम्पल दे देंगे और एग्जाम्पल के बाद इसकी एप्लीकेशन देंगे। तो अगर ये 4 नंबर का सवाल इस तरीके से आता है आपका, तो ये आपका फुली तौर पर हो जाएगा आपके। ठीक है, और फिर अभी जैसे हमने एप्लीकेशन में हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन की बात करी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बताऊंगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, और फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है डेट 30 नवंबर और आज से हम आपका
वीडियो क्लासेस लेंगे, कंडक्ट करेंगे 2020, ठीक है। टॉपिक जो मुझे आज पढ़ाना है वो आपका है हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। हैसेस साइंटिस्ट नेम है और इसने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन का, ठीक है जी। ये लॉ क्या कहता है, इसको पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है यानी खारिज होती है और एब्जॉर्ब होती है यानी जज्ब होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है उस पर्टिकुलर मैनर से जिसमें वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है रिएक्शन की इस इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। यानी कि कोई रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है और उसमें हीट या तो इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो जो हीट खारिज होने वाली या दाखिल होने वाली वो इंडिपेंडेंट होती है उसके किस तरीके से हो रही है वो, यानी उसके पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। वो सिर्फ डिपेंड करेगी फाइनल और इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी रिएक्शन में जो टोटल इंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे रिएक्शन जो है किसी भी पाथ से होकर हो रहा हो, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो या रिएक्शन कई स्टेप्स के अंदर हो रहा हो। जो टोटल उस थर्मोकेमिकल रिएक्शन का जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ये बात कह रहा होता है। इसी लॉ को अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है, ठीक है जी। अगर हम डायरेक्ट मेथड के हवाले से देखें, डायरेक्ट मेथड का मतलब है वन स्टेप मेथड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का बना देता है, प्लस इसमें वाटर का 1 मोल वाटर भी बनता है। और जो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी इस रिएक्शन में आता है वो है -90 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब अगर यही रिएक्शन हम स्टेप वाइज देख लें, यानी इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू देख लें, तो उसमें क्या है कि जनाब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर पहले एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दैट इज़ सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और इस स्टेप का जो डेल्टा H1 है दैट इज़ इक्वल टू -49 किलो जूल पर मोल। फिर ये सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा H2 जो है वो है -41 किलो जूल पर मोल, ठीक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है डेट 30 नवंबर और आज से हम आपका वीडियो
क्लासेस लेंगे, कंडक्ट करेंगे 2020, ठीक है। टॉपिक जो मुझे आज पढ़ाना है वो आपका है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। हेसेस साइंटिस्ट नेम है और उसने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन का, ठीक है जी। ये लॉ क्या कहता है, इसको पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है यानी खारिज होती है और एब्जॉर्ब होती है यानी जज्ब होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है उस पर्टिकुलर मैनर से जिसमें वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है रिएक्शन की इस इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। यानी कि कोई रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है और उसमें हीट या तो इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो जो हीट खारिज होने वाली या दाखिल होने वाली वो इंडिपेंडेंट होती है उसके किस तरीके से हो रही है वो, यानी उसके पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। वो सिर्फ डिपेंड करेगी फाइनल और इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी रिएक्शन में जो टोटल इंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे रिएक्शन जो है किसी भी पाथ से होकर हो रहा हो, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो या रिएक्शन कई स्टेप्स के अंदर हो रहा हो। जो टोटल उस थर्मोकेमिकल रिएक्शन का जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ये बात कह रहा होता है।